हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.78 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ कन्वेयर बेल्ट हैविंग अ लेंथ L एंड कैरिंग अ ब्लॉक ऑफ मास M मूव्स एट ए वेलोसिटी V. The block is pushed with a velocity against the direction of motion of the conveyor so that the amount of heat liberated as a result of deceleration of the block by the conveyor belt is maximum. What is the maximum amount of heat if the coefficient of friction is mu and the condition V is less than √2 mu GL is satisfied? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार डिस्कशन से पहले इस चित्र को देख लें जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। कुछ इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट को बनाया गया है। ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट पोर्शन है। इस बेल्ट को V स्पीड से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया गया है अपर बेल्ट के लिए, और लोअर बेल्ट का जो रीजन है वो क्लियरली इस मोशन के लिए राइटवर्ड मूव करेगा। ब्लॉक को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के स्टार्ट किया जाना है क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन कराने की बात कही गई है प्रॉब्लम में। तो हम ब्लॉक को लेफ्ट एक्सट्रीम पर रख के ही स्टार्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इस बेल्ट के ऊपर चल सके और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क हो सके। मान लीजिए इस ब्लॉक को V0 स्पीड से स्टार्ट कराया गया है। ये V0 वैल्यू मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, आप ध्यान दें। इससे पिछली क्लिप में हमने सेम प्रॉब्लम को मूविंग बेल्ट के फ्रेम में एक ऑब्जर्वर को बैठा के सॉल्व किया था, और इस क्लिप में हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस हीट लॉस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान देते रहे। V0 स्पीड की वैल्यू को अपनी सबसे पहली क्लिप में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये चौथी क्लिप बनाई जा रही है, तो अपनी पहली क्लिप में जब हमने ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था जो कि पूछा गया था इस प्रॉब्लम में, तो उसका वैल्यू कैलकुलेट हुआ था V0 इक्वल टू √2 mu G इंटू L। ये वैल्यू हम अपनी पहली क्लिप में कैलकुलेट कर चुके हैं, आप इसे देखें। अपनी पहली क्लिप में हमने ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से ब्लॉक की उस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था जिससे फ्रिक्शन मैक्सिमम वर्क कर पाए। इसके लिए हमने ये इंश्योर किया था कि ये ब्लॉक इस कॉर्नर पे पहुंच के यहां से फॉल ना हो। दूसरी क्लिप में मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने इस V0 की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी V' कैलकुलेट करके हमने उसे ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके यही वैल्यू निकाली थी। तीसरी क्लिप में हमने हीट लॉस को मूविंग बेल्ट के फ्रेम से एनर्जी वर्क थ्योरम लगा के सॉल्व किया, और अपनी चौथी क्लिप में, फाइनल क्लिप में, हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हीट लॉस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी V0 जो कि कैलकुलेट की गई थी √2 mu GL, हम उसे यूज करके इस क्वेश्चन में, इस क्लिप में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, और मैक्सिमम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करके हम हीट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होगा ये सॉल्व, एक बार ध्यान दें। V0 स्पीड से इस ब्लॉक को स्टार्ट कराया गया है, और हम जानते हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब ये ब्लॉक इस एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो इसे रेस्ट में आ जाना चाहिए। रेस्ट में आने के बाद जब ये ब्लॉक ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जिस इंस्टेंट पर ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में V नजर आने लगेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये वो मूवमेंट होगा जिस मूवमेंट तक फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। आप ये समझ सकते हैं कि जब ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में V नजर आने लगेगी, और चूंकि बेल्ट की वेलोसिटी भी ग्राउंड ऑब्जर्वर को V नजर आ रही है, तो उस इंस्टेंट पर रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और फ्रिक्शन वर्क करना बंद कर देगा। सो क्लियरली हमें इस वेलोसिटी, इसमें मैं आई कैप लगा दे रहा हूं ताकि हम इसे वेक्टोरियली भी देख सकें। सो इस वेलोसिटी से इस ब्लॉक को स्टार्ट होना है, और हमें उस इंस्टेंट तक के लिए इसे कैलकुलेट करना है जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर को -v कैप दिखाई दे। सो इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट तक जो नेट वर्क डन फ्रिक्शन करेगा, पहले हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ध्यान दें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन
इस पूरी प्रोसेस में कैलकुलेट होगा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक पर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। एक बात यहां पर आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं किसी फोर्स का, तो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जिस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। सो उस पॉइंट पर अलार्मिंग रहे कि इस ब्लॉक के और इस बेल्ट के जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट में थे, हमें देखना होगा कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो आप ध्यान देते रहें कि जब ये मोशन स्टार्ट होगा तो ब्लॉक के मोशन के अलावा बेल्ट भी मोशन कर रही है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ब्लॉक और बेल्ट दोनों के मोशन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगा है। तो ध्यान दें, ग्राउंड ऑब्जर्वर को वेलोसिटी v0 दिखाई दी है स्टार्टिंग, और फाइनली ये गेम माइनस vi वेलोसिटी पे एंड हुआ है। सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो v इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू t अप्लाई करके हम टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी इस जर्नी का टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि इस बेल्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक एंड बेल्ट कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, हमें यह भी देखना होगा। सो टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, और इस प्रोसेस में इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी इंटू आई कैप है। आप ये देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है जो इस मोशन को गवर्न कर रहा है, और वो भी अपोजिंग फोर्स है। सो मैंने इसे माइनस दिया है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, और इसे सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा माइनस म्यू जी आई कैप। इसे यहां पर अप्लाई करने पर मुझे मिलेगा माइनस वी आई कैप इक्वल टू रूट टू म्यू जी एल आई कैप माइनस म्यू जी टी आई कैप। और अब आई कैप वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पर हमें म्यू जी टी का वैल्यू मिलेगा v प्लस रूट टू म्यू जी एल। कुछ इस तरह से हम लिख पाएंगे म्यू जी टी की वैल्यू को। मैंने इस टर्म को लेफ्ट में और इसे राइट में शिफ्ट कर लिया है, और दोनों ओर आई वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जा रहे हैं। आप ध्यान दें, म्यू जी को डिनोमिनेटर में मैं इसी लाइन में शिफ्ट कर दे रहा हूं, आप नजर रखें। तो टाइम का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है v प्लस अंडर रूट टू म्यू जी एल अपॉन म्यू जी। इतने टाइम तक ये मोशन होता रहेगा। अब ध्यान दें, इतने टाइम तक ये मोशन चलेगा और वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया जाना है। इस टाइम की हेल्प से मैं बेल्ट के मूवमेंट को पता लगा पाऊंगा, और इस ब्लॉक ने कितना ट्रेवल किया है उसे हम पता लगा पाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो एक बार उस पर भी नजर रखें। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर लिखा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को v लिखा जाना है इस प्रॉब्लम के लिए, आप देख पा रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को लिखा जाएगा रूट टू म्यू जी एल होल स्क्वायर। सो मैं इसे 2 म्यू जी एल लिख रहा हूं, और लास्ट टर्म होगा 2 एक्सेलरेशन वेक्टर जो कि माइनस म्यू जी आई कैप है, आप जानते हैं, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाना है। सो मैं इसे एस वेक्टर ही लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। इसे थोड़ा सा मैं अरेंज करना चाहूंगा, उसके लिए मैं इस डिस्प्लेसमेंट को एस आई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। इसे भी आप समझ लें कि इस कॉर्नर से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा रहा है, और मैं इसे एस आई वेक्टर लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं ये माइंड मेकअप करके चल रहा हूं कि फाइनली जहां पर फ्रिक्शन वर्क करना बंद कर देगा उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस इनिशियल पोजीशन से राइट वर्ड है। अगर ये लेफ्ट वर्ड होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक इस बेल्ट से गिर जाएगा और फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन के फिजिबल होने के लिए यह जरूरी है
कि फ्रिक्शन वर्क करना बंद कर दे और उस समय इस S का वैल्यू हमें राइट वर्ड नजर आए। अब ध्यान दें, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी एल माइनस 2 म्यू जी एस। आई डॉट आई को मैंने 1 कर दिया है और अब इसे s के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो 2 म्यू जी एस इक्वल टू 2 म्यू जी एल माइनस वी स्क्वायर और s का वैल्यू हमें मिलेगा 2 म्यू जी एल माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यानी कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम लिख पाएंगे। इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा इस ब्लॉक के द्वारा उस ड्यूरेशन में जब तक फ्रिक्शन वर्क करेगा, और बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम की हेल्प से निकाला जा सकेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के नेट डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सभी टूल अब मेरे पास हैं। सो अब मैं वैल्यूज अप्लाई करूंगा, आप ध्यान देते रहें। मैं ये सभी कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं, इसको आप समझ चुके हैं, बस मुझे इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, सो मैंने इसे यहां पर बचाया है। अब ध्यान से देखें, अब मैं वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स की जगह मैं अप्लाई करूंगा माइनस म्यू एम जी आई कैप, ये फोर्स का वैल्यू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब मैं इसकी वैल्यू अप्लाई करूंगा तो ये होगी 2 म्यू जी एल माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी आई कैप। कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा इस ब्लॉक के द्वारा, और चूंकि हम जानते हैं कि बेल्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इससे जो इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो बैकवर्ड चला जाएगा, और चूंकि इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाना है वही बैकवर्ड चला जाएगा, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट इस बेल्ट ने बैकवर्ड कवर की है उतना और एड ऑन हो जाना चाहिए। तो हम लिख पाएंगे इस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इंटू टाइम टेकन है v प्लस √2 म्यू जी एल अपॉन म्यू जी इंटू आई कैप। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को पीछे जाने के लिए लगाया गया था, तो इसे आपने माइनस में क्यों नहीं लिया है। तो ध्यान दें, आप क्लियरली इस बात को समझें कि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लिया जाता है, और इस प्रोसेस में जिस पॉइंट पर बेल्ट और ब्लॉक टच थे, अगर मैं यहां पर एक रेड कलर का निशान बना दूं तो उस रेड कलर के निशान से ब्लॉक की नई पोजीशन को जब नापा जाएगा तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि वो रेड कलर का निशान भी पीछे चला गया है। तो उस रेड कलर के बैकवर्ड चले जाने के कारण जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है आप समझ सकते हैं वो बढ़ गया है। सो जितना वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पीछे को गया है मैंने उतना एड ऑन कर दिया है, क्योंकि अब उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का नेट वैल्यू दोनों वैल्यूज के सम के बराबर होना चाहिए। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आउटकम आएगा, आप नजर रखें इस पे। ये होगा माइनस म्यू एम जी, आई डॉट आई 1 होता है तो हम लिख पाएंगे माइनस म्यू एम जी इंटू 2 म्यू जी एल माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, और ये टर्म होगा v स्क्वायर, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ बढ़ रहा हूं आगे, प्लस v इंटू √2 म्यू जी एल डिवाइडेड बाय म्यू जी। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं एक 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई इसी स्टेप में कर ले रहा हूं, आप नजर रखें। आई डॉट आई को 1 किया जा चुका है, सो अब आई को न ढूंढे राइट साइड, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर मैं इसे थोड़ा और रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा माइनस म्यू एम जी अपॉन 2 म्यू जी, डिनोमिनेटर बाहर जा चुका है, और ये होगा 2 म्यू जी एल माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर प्लस 2v √2 म्यू जी एल। इस 2v स्क्वायर से v स्क्वायर को माइनस करके v स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और फाइनली हमें मिलेगा माइनस हाफ m 2 म्यू जी एल, जिसे मैं रूट करके स्क्वायर लिखूंगा, प्लस v स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट, और लास्ट टर्म है 2 इंटू वी इंटू √2 म्यू जी एल, और फाइनली इसे अरेंज करने पर हमें मिलेगा माइनस हाफ m इंटू वी प्लस √2 म्यू जी एल होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना कैलकुलेट होगा, और यही वैल्यू कैलकुलेट हुई थी जब हमने मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में निकाला था। यहां पर ध्यान दें
मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था अपनी पिछले क्लिप में, तो इस बात को मेंशन किया था कि यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो मेरा जवाब हाँ है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट को सही समझना होगा। जब आप बेल्ट के फ्रेम पे बैठ जाते हैं तो आसान होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर पाना, क्योंकि आप बेल्ट के फ्रेम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल पॉइंट ऑफ टच था ब्लॉक और बेल्ट के बीच में, वो भी मूव कर रहा है। सो ग्राउंड फ्रेम से आपको कंप्लीटली कैलकुलेट करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को सही अप्लाई करते हैं तो आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो भी सही कैलकुलेट होगा। सो ये वैल्यू -12m v प्लस √2 μgl होल स्क्वायर कैलकुलेट हुई है। एक बात पर और ध्यान दें, जब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक को कुछ इस तरह की वैल्यू के साथ कैलकुलेट किया है। अब एक बात पर नोटिस करें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट में v स्क्वायर को 2 μgl से माइनस किया जा रहा है। एक बात यहां पर समझने की है कि हमने इस s की वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखा है, और 1 मिनट पहले हमने ये डिस्कस भी किया था कि इस s का -i कैप के साथ आना इस क्वेश्चन को इम्प्रैक्टिकल बना देगा। यही वजह है कि एक कंडीशन और इस क्वेश्चन में दी गई थी, जिसका जिक्र मैं अब करना चाहूंगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट अब मेरे सामने है जिससे वो अटैच्ड है। ये दिया हुआ था कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और v का वैल्यू √2 μgl से छोटा है। सो अब आप इस कंडीशन पे आए कि ऐसा क्यों दिया गया था, क्यों ये बात मेंशन की गई थी कि इस बेल्ट की स्पीड √2 μgl से कम होनी है। ये बात अब आप इस पॉइंट से समझ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए उस इंस्टेंट तक का जब फ्रिक्शन वर्क करना बंद कर देगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो v के इस वैल्यू से छोटा होने के केस में ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई कैप के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी हम इंश्योर कर सकते हैं जब तक फ्रिक्शन ने वर्क किया तब तक ये नहीं गिरा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दी होती और हम v को √2 μgl से ग्रेटर कंसीडर करते, तो आप समझ सकते हैं कि ये टर्म निगेटिव आई कैप के साथ आता, और इस केस में इससे पहले कि रिलेटिव मोशन खत्म होता, ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पहुंच के बेल्ट से नीचे गिर जाता। यही वजह है कि ये एडिशनल कंडीशन दी गई है। ये एडिशनल कंडीशन इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड पार्ट है, जिसे डिस्प्लेसमेंट के टर्म को देख के समझा जा सकता है। सो इस तरह से हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन को ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट से एनालाइज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात पर और ध्यान दें, कई स्टूडेंट के दिमाग में यह आता है कि अगर हम इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस की मदद से भी क्या इसे सॉल्व किया जा सकेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन के ओवरऑल वैल्यू को। तो ध्यान दें, अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो आप ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने देखा है उससे रिलेटेड वर्क डन को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये वो ऑब्जर्वर है जिसने इनिशियल वेलोसिटी को v0 देखा है आई कैप के साथ और फाइनल को v आई कैप विथ माइनस साइन, फ्रिक्शन के वर्क करना बंद करने तक के लिए मैं बात कर रहा हूं। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज की वैल्यू निकालेगा तो ये होगी ½ mv² माइनस ½ mv0², और v0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अपने फर्स्ट क्लिप में √2 μgl, तो इसका होल स्क्वायर यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा ½ mv² माइनस 2 μgl। ये काइनेटिक एनर्जी चेंज का वैल्यू है ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो देखा गया है। अब अगर यहां पर हमारे दिमाग में ये आए कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है, तो यहां पर ध्यान दें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने के बाद अगर आप इसको वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख देंगे और उसे ओवरऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन मान लेंगे तो ये आपकी गलती होगी,
क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आपने ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया है, तो आपको वर्क डन भी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना होगा। सो यहां पर अगर आप केवल ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक के द्वारा किए गए वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो वो इस वैल्यू के बराबर आएगा, लेकिन वो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया ओवरऑल वर्क नहीं होगा। मैं कर रहा हूं इसे सॉल्व, आप ध्यान से देखते रहें। अगर मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं इस ब्लॉक पर, तो ये कैलकुलेट होगा फोर्स वेक्टर माइनस म्यू एम जी आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट को ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना देखेगा इस पर डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड लगाए जाने हैं, इसीलिए मैं आई कैप और माइनस आई कैप की बात नहीं कर रहा हूं। सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। सो इस फॉर्मूले से अब अगर मैं वैल्यूज अप्लाई करूं तो मुझे जिस टर्म की रिक्वायरमेंट है आप उसे ध्यान से देखें। मुझे ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट और म्यू एम जी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो इस टर्म को इस टर्म जैसा बनाने के लिए मैं m को सेपरेट कर रहा हूं, और m को सेपरेट करने पर यह बन जाएगा माइनस म्यू जी आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब अगर इसकी वैल्यू इस टर्म से उठाई जाए तो ये होगी v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और उस वैल्यू को यहां लगाने पर मुझे मिलेगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस भी आपके सामने है, और आप देख पा रहे हैं कि दोनों बिल्कुल एक से हैं। वी नॉट का वैल्यू √2 म्यू जी एल हमने कैलकुलेट किया है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ये होगा 2 म्यू जी एल स्क्वायर होने के बाद, आप जानते हैं वी नॉट का वैल्यू √2 म्यू जी एल है। तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बट एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये फॉर्मूला अभी भी वैलिडेट है, लेकिन इससे निकलने वाले इस आंसर को आप ओवरऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं कह सकते। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, एज सीन बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, क्योंकि ग्राउंड ऑब्जर्वर केवल उस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे इस कैलकुलेशन में आउटकम निकाल रहा है जो कि उसने देखा है इस ब्लॉक के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे जो टर्म लिखा जाता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सो एक्चुअल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप मूविंग फ्रेम पे बैठे हैं तो मूविंग फ्रेम पे बैठ के आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपके रिस्पेक्ट में स्टैटिक है। अगर आप मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वर होते तो जब ब्लॉक ने चलना स्टार्ट किया तो बेल्ट का कोई भी पॉइंट आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो उस केस में आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कह सकते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड ऑब्जर्वर होंगे तो उस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से केवल वो वर्क निकलेगा जो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट होगा, और उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो बैकवर्ड शिफ्ट है वो शामिल नहीं होगा। सो इक्वेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस भी सही है, लेकिन उसको कैसे लगाया जाना है हमें इस बात पे नजर रखनी हो। एक बात पर और ध्यान दें कि अगर इस आउटकम में मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड वर्क डन को ऐड कर दूं तो यह आंसर अभी एक्चुअल वर्क डन बाय फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा। इसके लिए हमें उस डिस्प्लेसमेंट और लगने वाले फोर्स के कैलकुलेशन से आने वाले वर्क को भी इसमें ऐड ऑन करना होगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आंसर मॉडिफाई होकर इसी आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से, मूविंग फ्रेम से, किसी भी तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी से रिलेटेड किसी भी कैलकुलेशन के लिए आप इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जो प्रीवियस क्लिप है उनको देख सकते हैं। टोटल 4 क्लिप इस क्वेश्चन पे बनी है, जिनमें 2 क्लिप में हमने मूविंग फ्रेम की बात की है और 2 में ग्राउंड फ्रेम की। थैंक यू।